तो शुरू करते हैं अपन। आज नेक्स्ट टॉपिक जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अपन ने तो शुरू किया था। उस टॉपिक के अंदर हमने ये जाना था कि साइंस क्या होती है, बायोलॉजी क्या होती है और बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। वो हमने प्रीवियस क्लास के अंदर स्टडी किया था और उम्मीद करता हूं कि वो सभी को समझ में आया होगा और उसके बारे में क्लियर भी हो पाए होंगे कि बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं। जैसा कि हमने बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, लाइफ को बेटर बनाने के लिए जिन टेक्निक्स का उपयोग किया जाता है उन टेक्निक्स की स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे बायोटेक्नोलॉजी कहा जाता है। उसके बाद में हमने कुछ रोल्स देखे थे कुछ साइंटिस्ट के। उसमें हमने बताया था कि फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नाम से कार्ल रेकी को जाना जाता है और फादर ऑफ टिश्यू कल्चर के नाम से गोटलिब हेबरलैंड को जाना जाता है। कुछ योगदान भी हमने बताए थे, मुरासिगो और स्कूग, इस तरीके से हमने ये काफी डिस्कस कर लिया था लास्ट हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। उसके बाद हमने ये बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी होती है, उसके टर्मिनोलॉजी की हमने बात की। तो टर्मिनोलॉजी के अंदर हमने स्टडी किया था कि टिश्यू कल्चर किसे कहते हैं। टिश्यू कल्चर के बारे में जैसा हमने पहले भी बताया था कि टिश्यू कल्चर किसे कहेंगे, किसी एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया पर स्थानांतरित करके कंप्लीट ऑर्गन या फिर प्लांटलेट के निर्माण की प्रक्रिया को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। उसके बाद हमने कहा न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है। तो हमने बताया था कि हर किसी ऑर्गेनिज्म को या ऑर्गन को ग्रोथ करने के लिए कुछ कुछ रिक्वायरमेंट होती है। उस रिक्वायरमेंट को या तो नेचुरली फुलफिल किया जाता है या फिर आर्टिफिशियली फुलफिल किया जाता है। आर्टिफिशियली फुलफिल करने के लिए जो मीडियम बनाया जाता है, क्योंकि हमने कहा बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक है, तो टेक्निक जो है वो लेबोरेटरी में परफॉर्म की जाती है। इसलिए जब लेबोरेटरी के अंदर कोई टेक्निक परफॉर्म की जा रही है तो उसके लिए जो इन्वायरमेंट हम प्रोवाइड करेंगे ग्रोथ के लिए, वो इन्वायरमेंट भी कैसा होगा, वो भी आर्टिफिशियल होगा। तो इसका मतलब जो मीडियम हम बनाएंगे वो भी एक आर्टिफिशियल मीडियम हम प्रिपेयर करते हैं, जिसमें कि किसी भी एक्सप्लांट को जो टिश्यू या जो टिश्यू हम काम में ले रहे हैं, एक्सप्लांट किसे कहते हैं हमने बताया था। एक्सप्लांट वो प्लांट पार्ट जो कि उपयोग में लिया जाता है टिश्यू कल्चर के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट को ग्रोथ करने के लिए या ऑर्गन के डेवलपमेंट करने के लिए जिस भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है उसे हम आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। आर्टिफिशियली प्रोवाइड करने के लिए हम कुछ केमिकल्स का सहारा लेते हैं। हालांकि उसमें वही चीजें हम मेंशन करेंगे जो कि नेचुरल कंडीशन में प्लांट को ग्रोथ करने के लिए चाहिए होती हैं। और हम सब जानते हैं कि प्लांट को ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, विटामिन चाहिए होते हैं, अमाइनो एसिड्स चाहिए होते हैं और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर चाहिए होते हैं। सबसे ज्यादा जरूरी जो होते हैं वो है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, वो सब चाहिए होते हैं, जिसमें ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इस तरीके की चीजें जो हम पढ़ते आए हैं, बीएससी में पढ़ते आए हैं, वो सभी प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो हैं वो भी काफी जरूरी होते हैं प्लांट की ग्रोथ करने के लिए। तो ये सभी चीजें हम उन्हें आर्टिफिशियली प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिएंट मीडियम जो कि हम लेबोरेटरी के अंदर प्रिपेयर करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर करते हैं किसी भी एक्सप्लांट को ग्रोथ करवाने के लिए। तो ऐसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे, जिसमें कि सभी पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स जो है मौजूद हों, उन्हें हम आर्टिफिशियली मेड, आर्टिफिशियली बनाया गया ऐसा मीडियम प्लांट की ग्रोथ के लिए या एक्सप्लांट की ग्रोथ के लिए आर्टिफिशियली बनाया गया वह मीडियम जिसमें कि सभी आवश्यक तत्व मौजूद हों, उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट मीडियम। जिसमें कि क्या क्या होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट, माइक्रोन्यूट्रिएंट, विटामिन, अमाइनो एसिड और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। उसके बाद जब हम बात करें सस्पेंशन कल्चर की, तो उसके बारे में भी हमने बताया था कि सस्पेंशन कल्चर किसे कहेंगे हम, लिक्विड कल्चर मीडियम को क्या कहा जाता है, सस्पेंशन कल्चर। यानी कि जो मीडियम है वो लिक्विड फॉर्म में रहे और उस मीडियम के अंदर हम लिक्विड फॉर्म के अंदर मीडियम रहे और उस मीडियम को हम लिक्विड फॉर्म के अंदर ही जब हम काम में लें टिश्यू कल्चर के लिए, और टिश्यू कल्चर कंप्लीट जो है लिक्विड मीडियम में ही करवाया जाए, यानी कि जो मीडियम है उसे सॉलिडिफाई नहीं किया जाए। जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि सॉलिडिफाई के लिए करने के लिए मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए हमने पिछली बार बताया था कि सॉलिडिफाइंग एजेंट का उपयोग किया जाता है। और सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर किसका उपयोग किया जाता है, ये भी हमने बताया था। सॉलिडिफाइंग एजेंट के तौर पर आगार आगार का उपयोग किया जाता है और आगार आगार जो है वो रेड एल्गी से या ग्रेसिलेरिया या जेलिडियम स्पीसीज से इनसे प्राप्त किया जाता है, जिसका उपयोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है किसी भी लिक्विड मीडियम को सॉलिडिफाई करने के लिए। उसके बाद हमने देखा था इनोकुलेशन, कंटेमिनेशन, सब कल्चरिंग, इन सब के बारे में हमने लास्ट टाइम पे बता चुका हूं।
और हमने लास्ट टाइम पे स्टडी की है इनके बारे में। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट हो, किसी को कोई क्वेश्चंस हो इनसे रिलेटेड, तो वो मुझे मेंशन कर देना। पिछली बार जब मैंने बताया था तब तक किसी ने कोई क्वेश्चंस मुझे पुट अप नहीं किया था, लेकिन फिर भी अभी भी किसी को कोई डाउट हो इनमें टर्मिनोलॉजी में से, तो ग्रुप के अंदर मैसेज कर देना ताकि मैं इनको क्लियरली बता पाऊं, क्योंकि अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आज की क्लास वापस से उसी पे चली जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं। टर्मिनोलॉजी के बारे में हमने जान लिया था। लास्ट टाइम जो एंड किया था वो यहाँ पे किया था अपन ने कि डिफरेंशिएटेड सेल्स, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन, इनके बारे में डिफरेंस बताया गया था। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जैसे मैंने कहा कि अभी हम बायोटेक्नोलॉजी को क्लियरली समझे तो हमारे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, टेक्निक्स हैं। कौन सी टेक्निक्स है? बायोटेक्निक्स है। और ऐसी टेक्निक्स जो कि लाइफ को इंप्रूव करती हो या लाइफ को बेटर बनाने के काम आती हो, उसे हम क्या कहते हैं? बायोटेक। और इनकी स्टडी जिस ब्रांच के अंदर की जाती है उसे क्या कहेंगे हम? बायोटेक्नोलॉजी। तो ऐसी बायोटेक्नोलॉजी का मतलब हमें समझ में आया कि आर्टिफिशियल या लेबोरेटरी के अंदर परफॉर्म किए जाने वाले एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे। अब उसके बाद हमने यह कहा कि हमने यह भी बताया कि जो मीडिया भी बनाते हैं हम किसी प्लांट की ग्रोथ करवाने के लिए या किसी ऑर्गन की ग्रोथ करवाने के लिए, जो मीडिया भी हम बनाते हैं वो आर्टिफिशियल बनाते हैं। आर्टिफिशियली जब मीडिया बनाते हैं, और हमने ये भी कहा कि जो हमें क्या चाहिए होता है, हमें बाहर से एक्सप्लांट चाहिए होता है। हमने कहा था कि एक्सप्लांट कहाँ से लाते हैं हम? एक्सप्लांट लाते हैं नेचुरल कंडीशन से। नेचुरल कंडीशन से क्यों लाएंगे? क्योंकि एक्सप्लांट की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? एक्सप्लांट की डेफिनेशन मैंने बताई थी कि कोई भी प्लांट पार्ट या टिश्यू जिससे कि किसी कंप्लीट ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जा सके या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन किया जा सके, वो क्या कहलाता है? एक्सप्लांट। यानी कि एक्सप्लांट के तौर पर, जैसे अब अगर हम प्लांट की बात करें तो उसमें एक्सप्लांट के तौर पर हम किसे काम में ले सकते हैं? कि रूट को भी काम में ले सकते हैं, स्टेम को भी काम में ले सकते हैं, या लीव्स को भी काम में ले सकते हैं। इस तरीके के कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जिनसे हम किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट करवा सकें या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करवा सकें, उस प्लांट पार्ट को, उस प्लांट के भाग को क्या कहा जाएगा? एक्सप्लांट कहा जाएगा। तो एक्सप्लांट जब हम लेके आ रहे हैं तो वो नेचुरल कंडीशन से लेके आ रहे हैं, इसलिए जब नेचुरल कंडीशन से एक्सप्लांट को लेकर आते हैं तो वहां पर वो जो सेल्स होती है, जैसे हम कहें कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है एक लीव्स हमें दिखाई दे रही है, एक लीफ हमें दिखाई दे रही है। इस लीफ के अंदर अगर हम इस लीफ की बात करें तो लीफ के तौर पर हमें एक्सप्लांट के तौर पर चाहिए मेसोफिल सेल्स। लेकिन क्योंकि जैसे हमें यहाँ पे लीफ दिखाई दे रही है तो इन लीफ के अंदर जितनी भी सेल्स होगी वो किस तौर पर आ चुकी होगी? डिफरेंशिएशन पे इनका डिफरेंशिएशन हो चुका होगा। क्योंकि जब हम स्टडी करते हैं तो बीएससी में आप सभी लोगों ने स्टडी करके आए हो कि प्लांट का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है। तो हमने सबसे पहले ये जाना है कि प्लांट जो है, बीएससी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि प्लांट का जो डेवलपमेंट होता है वो मेरिस्टेमेटिक सेल से होता है, और वहां पे हमने बताया था एसएम और आरएम हमने पढ़ा है, सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम, जो तुम्हारे इस साल भी सिलेबस के अंदर है। तो जब हम बात करते हैं मेरिस्टेम की, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं वो इनिशियल स्टेज पर होते हैं जब सीड जर्मिनेशन होता है, और उसके बाद में जब एम्ब्रियो जो है वो जायगोट के अंदर, और जायगोट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद में जब हमने पूरी प्रोसेस को, प्लांट के डेवलपमेंट की प्रोसेस पढ़ते हैं, उसमें शूट एपिकल मेरिस्टेम का रोल होता है और रूट एपिकल मेरिस्टेम का। शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है वो शूट का या शूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, और रूट एपिकल मेरिस्टेम रूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। तो वहां हमने देखा था कि शुरुआती तौर पर जो सेल्स होती है, यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है इनिशियल स्टेज पर जब डेवलपमेंट होता है प्लांट का, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। और जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो हम उन्हें क्या कहते हैं? अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जानते हैं। अनडिफरेंशिएटेड सेल्स क्यों बोलते हैं हम उन्हें? क्योंकि उनके अंदर कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, इनिशियल सेल्स होती हैं, जिनके अंदर जो कि ये डिटरमाइन नहीं कर पाती, जो कि ये डिसाइड नहीं कर पाती कि उन्हें किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। आगे चल के मेरिस्टेमेटिक सेल्स डिवाइड होती है, और डिवाइड होकर मेटामर और मॉड्यूल्स का फॉर्मेशन करती हैं। वो हमने बीएससी में स्टडी किए हैं। मेटामर और मॉड्यूल का फॉर्मेशन करने के बाद धीरे धीरे जो है हमने पढ़ा भी है कि सेल्स जो है वो डिवाइड होकर बनाती है टिश्यू, और टिश्यू डिवाइड होकर बनाते हैं टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम डिवाइड होकर बनाते हैं ऑर्गन। यानी कि किसी भी अगर ऑर्गन का फॉर्मेशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन क्या है? डिफरेंशिएटेड कंडीशंस। यानी कि वहां पे जो भी सेल्स होती है वो कैसी होती है?
डिफरेंशिएटेड सेल्स होती हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक सेल्स, यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स के अंदर डिफरेंशिएशन आ चुका है। यानी कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग ही इतना है, हमें दिमाग में सिर्फ इतना रखना है कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये है कि पर्टिकुलर सेल्स जो है, उन सेल्स के अंदर यह कैपेबिलिटी आ जाए कि वो डिसाइड कर सके कि उन्हें किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। यानी कि उनके अंदर डिसाइसिव कंडीशंस मौजूद होती हैं, यानी कि वो अपने आप को डिसाइड कर पाती हैं। वो ऐसी सेल्स होती हैं जो कि पर्टिकुलरली किसी एक स्पेसिफिक ऑर्गन का ही फॉर्मेशन करती हैं। तो ऐसे सेल्स को बोला जाता है डिफरेंशिएटेड सेल्स। उन डिफरेंशिएटेड सेल्स तो एक्सप्लांट के तौर पर हम जो लेके आ रहे हैं बाहर से, जैसे यहाँ हमने देखा है कि लीफ को हम लेके आ रहे हैं, तो लीफ क्या हुई, एक तरीके की डिफरेंशिएटेड सेल्स हुई, क्योंकि उसके अंदर एक ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है। जब ऑर्गन का फॉर्मेशन हो चुका है, इसका मतलब ये क्या है, डिफरेंशिएटेड सेल्स है, यानी कि इनमें डिफरेंशिएशन हो चुका है कि इनके अंदर जो मौजूद सेल्स थी उन्हें लीफ का फॉर्मेशन करना था और उन्होंने लीफ का फॉर्मेशन कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे एक डिफरेंट, इनके अंदर जो मौजूद सेल्स हैं उनमें क्या हो चुका है, डिफरेंशिएशन मौजूद है। लेकिन जब बात करें हम बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी जो है लगभग इसको अगर मैं कहूं तो ये इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाने वाली एक टेक्निक्स होती है। इम्पॉसिबल को पॉसिबल मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशंस जहां जो कि नेचुरली नहीं हो पाती हैं, उन्हें भी लेबोरेटरी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के टेक्निक्स का उपयोग करके हम उन्हें भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम पे भी एग्जांपल दिया था कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि केवल और केवल एक स्पेसिफिक एरिया में ही ग्रोथ करते हैं। उन एरिया में, जैसे हम कहें कि हमारे यहाँ राजस्थान के अंदर डेजर्ट काफी ज्यादा पाया जाता है, तो डेजर्ट के अंदर कुछ स्पेसिफिक प्लांट्स ही केवल ग्रोथ कर पाते हैं, बाकी जो प्लांट्स जिनको पानी चाहिए होता है वो यहाँ पर ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम बायोटेक्नोलॉजी का अगर उपयोग करते हुए कुछ इंप्रूवमेंट करें और इंप्रूवमेंट करके उनके अंदर कुछ जीन्स जो है वो इंसर्ट कर दे, बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ मैं बात करूंगा जेनेटिक इंजीनियरिंग की भी, क्योंकि हमारे इस पेपर का नाम भी यही है। जब भी तुम लोग इसको पेपर को पढ़ोगे या सिलेबस को तुम लोगों ने पढ़ा होगा तो ध्यान से देखा होगा कि इस पेपर का नाम है बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो भी बायोटेक्नोलॉजी का ही एक पार्ट है एक तरीके से, अगर मैं कहूं, या मैं ये कहूं कि जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बायोटेक्नोलॉजी जो है वो अकेली कोई ब्रांच नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी को परफॉर्म करने के लिए अनेकों चीजों का नॉलेज होना हमें जरूरी है, जिनमें एक जेनेटिक इंजीनियरिंग भी एक है। क्योंकि जीन ट्रांसफर अगर हम करेंगे तो हमें जीन ट्रांसफर का मेथड पता होना जरूरी होता है कि किस तरीके से हम जीन को ट्रांसफर करेंगे, और जेनेटिक इंजीनियरिंग का मीनिंग ही यही है। तो उसके बारे में हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पूरा पार्ट है, तो उसको हम धीरे धीरे हम स्टडी करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर हम स्टडी करेंगे तो ना आप लोग समझ पाओगे और ना मैं उसे क्लैरिफाई कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स जो है तुम्हारे दिमाग में स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी जो हम समझना चाह रहे हैं, मेरा जो समझाने का पर्पस है वो है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन में। तो जैसा कि मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन का मीनिंग ये है कि जब कोई सेल ये डिसाइड करना शुरू कर दे कि उन्हें किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना हो। अगर सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊं तो इसका मतलब कि अगर कोई सेल ये डिसाइड करना शुरू कर दे कि उन्हें किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना हो, तो वो सेल्स कहलाती हैं डिफरेंशिएटेड सेल्स। लेकिन अगर उन डिफरेंशिएटेड सेल्स को जब हम एक्सप्लांट के तौर पर लेके आ रहे हैं, तो हमारे जो पर्पस होंगे लेबोरेटरी के अंदर वो अलग अलग होंगे। अलग अलग केस का मतलब क्या हुआ कि हमारे पर्पस होंगे, हो सकता है हम उनसे एम्ब्रियो बनवा लें। हम चाहते हैं कि लेबोरेटरी के अंदर हम एम्ब्रियो बना लें और उनसे सिंथेटिक सीड का प्रोडक्शन करके हम उन्हें रख लें। या फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि हमें प्लांटलेट बनवाना है, हमें सीड नहीं बनवाना है, हम तो सीधा सीधा प्लांटलेट बनवा लें। तो कहने का मतलब कि वहां हमारा पर्पज अलग अलग हो सकता है। या फिर हमारा ये भी पर्पज हो सकता है कि हम हाइब्रिड बना लें, हाइब्रिडाइजेशन करवा लें लेबोरेटरी के अंदर। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन की जैसी प्रोसेस नहीं होगी, जिसको हम सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। यानी कि सोमेटिक सेल्स का हाइब्रिडाइजेशन जो है वो लेबोरेटरी के अंदर करवाया जाएगा बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए। ये सब चीजें जो है वो हम आगे के पार्ट्स में देखेंगे। जो नोट्स मैंने तुम लोगों को सेंड किए हैं, और नोट्स के अंदर भी काफी आगे तक जो डिटेल्स है मैंने दे रखी है, क्योंकि नोट्स काफी आगे तक मैं सेंड कर चुका हूँ। उसको जब हम स्टडी करेंगे तो काफी ईजी होगा, अगर नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो या नोट्स को अगर पढ़ रहे हो तो। लेकिन ध्यान रखना कि बायोटेक्नोलॉजी एक वो सब्जेक्ट है जिसमें कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। अगर कंटिन्यूटी नहीं रही तो बायोटेक्नोलॉजी बिल्कुल भी काम की नहीं है। अगर बायोटेक्नोलॉजी को यूज करना है या बायोटेक्नोलॉजी को अगर समझना है तो उसके लिए स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत जरूरी है। बिना कंटिन्यूटी के बायोटेक्नोलॉजी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में जो शुरुआती तौर पे जो मैं ये बेसिक्स बता रहा हूँ, इन्हीं बेसिक्स के बिहाफ पे आगे का जो पूरा जो तुम्हारा सिलेबस है वो इसी पे चलेगा।
और अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आगे का बिल्कुल भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो आगे कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जितनी भी इसके टेक्निक्स है बायोटेक्नोलॉजी की, बहुत आसानी से तुम लोगों को समझ में आ जाएगी और बहुत आसानी से बायोटेक्नोलॉजी को समझ पाओगे। इसलिए इन बेसिक्स के ऊपर ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसीलिए मैं इन पे इतना फोकस कर रहा हूं ताकि तुम लोगों को इन पे कोई भी डाउट ना रहे कि डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, ये वर्ड जब बार बार आए, इनोकुलेशन, इंक्यूबेशन, ये बार बार आएंगे। और बायोटेक्नोलॉजी में हम जितनी भी टेक्निक्स पढ़ेंगे उन सभी टेक्निक्स में इन सब के नाम जो हैं वो तुम लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इनके बारे में पता होना सभी को बहुत जरूरी है। डिफरेंशिएशन है, डी डिफरेंशिएशन है, केलस है, उसके अलावा जो प्लांट ग्रोथ न्यूट्रिएंट मीडिया है, कल्चर मीडियम है, ये सब नाम जो अभी हमने स्टडी किए हैं, इंक्यूबेशन है, ये सब नाम आगे आने वाली सभी टेक्निक्स के अंदर पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि इनका क्या रोल है, इन टर्मिनोलॉजी का क्या रोल है। क्योंकि अगर टर्मिनोलॉजी में हमने टाइम दे दिया तो आगे के लिए आगे की जितनी भी टेक्निक्स हैं उनमें हमें टाइम देने की हमें ज्यादा जरूरत नहीं होगी और उनको समझ पाना भी ज्यादा आसान होगा। इसीलिए इन पे फोकस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिफरेंशिएशन की जैसे मैंने कहा कि डिफरेंशिएटेड सेल्स वो सेल्स होती हैं जो कि जिनमें की एक पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन पाया जाता है, यानी कि ऐसे सेल्स जो जिनके अंदर डिसाइसिव मोड पाया जाता है, यानी कि वो डिसाइड कर पाती है कि उन्हें किस ऑर्गन का फॉर्मेशन करना है। ऐसी सेल्स को डिफरेंशिएटेड सेल्स के नाम से जाना जाता है। जब एक्सप्लांट को हम लेकर आते हैं तो नेचुरल कंडीशन से हम लाते हैं, इसलिए उसके अंदर डिफरेंशिएशन मौजूद होता ही है। ऐसे एक्सप्लांट को जब हम लेकर आए हैं, अब मैंने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी में हमें एक टेक्नोलॉजी परफॉर्म करनी है लेबोरेटरी के अंदर। तो जब टेक्नोलॉजी हमें परफॉर्म करनी है तो हमें एक्सप्लांट में से जो डिफरेंशिएटेड सेल्स है, अगर हम डिफरेंशिएटेड सेल्स को ही केवल न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर सीधा रख देंगे तब तो क्या होगा, उनके अंदर डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और उनके अंदर डिफरेंशिएशन रहेगा उन सेल्स के अंदर, और डिफरेंशिएशन रहेगा तो जो जिस ऑर्गन को डेवलपमेंट करना है वो केवल उसी का डेवलपमेंट करेगी। यानी कि अगर जैसे हम लीफ की बात करते हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेगी, लीफ सेल्स जो है वो सिर्फ लीफ का ही फॉर्मेशन करेगी, कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन नहीं कर पाएगी। हाँ, इसमें एक टर्मिनोलॉजी जो मेंशन करना मैं भूल गया, उस टर्मिनोलॉजी को भी क्लियर कर देता हूं जो अभी मेरे दिमाग में आ गई, जिसको नाम है, जैसे हमने अभी कहा कि हम एक एक्सप्लांट लेके आ रहे हैं बाहर से और उस एक्सप्लांट के जरिए हम क्या करवाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर उसको न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करके उससे किसी ऑर्गन का डेवलपमेंट करते हैं या किसी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट करवाते हैं लेबोरेटरी के अंदर। इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटी सी कुछ सेल्स को हम अब काम में यूटिलाइज करके उससे कंप्लीट प्लांटलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यानी कि हम एक एक्सप्लांट लेकर आ रहे हैं और उससे एक पूरा का पूरा प्लांटलेट बना रहे हैं। प्लांटलेट का मतलब जिसमें रूटलेट भी है और शूटलेट भी है। लेट वर्ड में क्यों जोड़ रहा हूँ, रूटलेट, शूटलेट, प्लांटलेट, ये मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, ये बायोटेक्नोलॉजी की टर्मिनोलॉजी है। जब भी प्लांटलेट लिखा हुआ होगा इसका मतलब ये होगा कि ये जो प्लांट बना है या ये जो सीडलिंग बनी है वो बायोटेक्नोलॉजी के जरिए बनी है। इसी तरीके से अगर शूटलेट कहीं लिखा हुआ हमें मिलता है तो वो शूटलेट का मतलब क्या है, शूटलेट का मतलब शूट ही है। शूट का मतलब जो एरियल पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, हम शूट बोलते हैं। तो है तो वो शूट ही, लेकिन वो क्यों, वो लेबोरेटरी में बनाया गया है और बायोटेक्नोलॉजी की टेक्निक के जरिए बनाया गया है, इसलिए उसको बोला जाता है शूटलेट। इसी तरीके से रूटलेट, शूटलेट और प्लांटलेट। तो इनसे कंफ्यूज मत होना कि रूटलेट शूटलेट में ये बोल रहा हूं तो इसका मतलब क्या है। इनका मतलब है क्योंकि ये बायोटेक्नोलॉजी है और बायोटेक्नोलॉजी में उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी चलती है बायोटेक्नोलॉजी की, इसलिए उन्हीं टर्मिनोलॉजी को हमें समझना जरूरी है। तो जब एक्सप्लांट हम लेके आ रहे हैं तो उसमें से डिफरेंशिएशन पाया जा रहा है, उस डिफरेंशिएशन से को क्या करना होगा, हमें डी डिफरेंशिएट करना होगा। यानी कि उसको कल्चर मीडियम के अंदर हम इस तरीके का मीडियम प्रोवाइड करेंगे जिसके जरिए केलस का फॉर्मेशन करे वो। और केलस का मतलब क्या होता है ये हमने पहले ही बताया था। केलस का मतलब होता है ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। तो यानी कि अनडिफरेंशिएटेड सेल्स यानी कि केलस, यानी कि इनको हम जो एक्सप्लांट लेके आए हैं इनको हम ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम देंगे जिसकी वजह से वो किसका फॉर्मेशन करें, केलस का फॉर्मेशन करें। और जब केलस का फॉर्मेशन होगा तो ऐसे कंडीशंस में उनके अंदर क्या हो चुका होगा, जो डिफरेंशिएशन करने की या कि उनके अंदर डिसाइड करने की जो कैपेबिलिटी थी वो नष्ट हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, डी डिफरेंशिएशन। तो डी डिफरेंशिएशन का मीनिंग जैसा कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि मैच्योर सेल्स जो है वो रिवर्ट यानी कि वापस से पीछे की तरफ जाती हैं टू मेरिस्टेमेटिक स्टेट। ये हमने क्या कहा था कि मेरिस्टेमेटिक स्टेट में जब सेल्स डिवाइड होती है तो वो मैच्योर सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, जैसा कि हम इस डायग्राम के अंदर भी देख पा रहे हैं। लेकिन डी डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होगा, डी फॉर डिलीट,
यानी कि डिफरेंशिएशन को क्या करना है, डिलीट करना है, यानी कि मैच्योर सेल्स जो है वो वापस से किस में कन्वर्ट उन्हें किस में कन्वर्ट करवाना है, मेरिस्टेमेटिक स्टेट में। और मेरिस्टेमेटिक स्टेट में कन्वर्ट करवाने का मीनिंग जो है उसके लिए टर्मिनोलॉजी क्या काम में लेते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, केलस, यानी कि ग्रुप ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड सेल मास। उसके बाद जब डिफरेंशिएशन हो गया या केलस का फॉर्मेशन हो गया, तो केलस के फॉर्मेशन के बाद में हमें वापस से प्लांटलेट बनवाना है। तो जब प्लांटलेट बनवाना है तो उनके अंदर वापस से क्या लाना पड़ेगा, हमें डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा, ताकि वो रूट, स्टेम और लीव्स का फॉर्मेशन करना शुरू करें या फिर एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करना शुरू करें। जो भी हमारा पर्पज है वो पर्पज हमें मिलने लगे और वो केलस के जरिए हमें प्राप्त हो या डी डिफरेंशिएटेड सेल्स के जरिए हमें प्राप्त हो। तो इस तरीके की जो चीज है वो हम उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन क्यों बोला, यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है री का मतलब क्या होता है, वापस से करना। यानी कि शुरुआती स्टेट में जब हम एक्सप्लांट लेकर आ रहे हैं तो वो कैसे है, डिफरेंशिएटेड है। उसको हमने ऐसा न्यूट्रिएंट मीडियम दिया जिसकी वजह से केलस का फॉर्मेशन हुआ, यानी कि उनके अंदर डिफरेंशिएशन जो है वो डिलीट कर दिया हमने, यानी कि डी डिफरेंशिएशन। उसके बाद में हमने क्या किया, केलस जो है उस केलस को फिर से इंडक्शन दिया, उसको न्यूट्रिएंट मीडियम इस तरीके का और ग्रोथ रेगुलेटर हमने इस तरीके के प्रोवाइड करे जिसकी वजह से वो शूटलेट का या रूटलेट का फॉर्मेशन करें। तो ऐसी कंडीशंस में उनमें वापस से हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन ला दिया। यानी कि उनमें डिफरेंशिएशन हमने पहली बार नहीं लाया है, उनमें डिफरेंशिएशन पहले से था। उन सेल्स को, डिफरेंशिएटेड सेल्स को हमने वापस से उनका डिफरेंशिएशन डिलीट किया और उसके बाद में हमने उससे वापस से रीजनरेट किया। तो इसलिए इनको बोला जाता है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। और इन तीनों के बिहाफ पे या इन तीनों के बेसिस के ऊपर ही हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी की पूरी टेक्निक्स जो है वो परफॉर्म की जाती है। उसके बाद में अगर हम बात करें बायोटेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की, या हम कहें कि टाइप्स क्या क्या हो सकते हैं भैया, स्टेजेस कौन कौन सी हो सकती है बायोटेक्नोलॉजी की, तो बायोटेक्नोलॉजी की स्टेजेस की अगर हम बात करें तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ देख पा रहे हो कि बायोटेक्नोलॉजी को 3 तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं, एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और तीसरी है मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी वो बायोटेक्नोलॉजी है जो कि ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई, यानी कि जिसका किसी ने सोचा नहीं था या कोई साइंटिस्ट वगैरह कोई ऐसी चीजें नहीं थी, नेचुरली जो है वो अपने आप ही जैसे जैसे किसी ऑर्गेनिज्म को या किसी जीव को जरूरत पड़ी उसने उस टेक्निक्स का उपयोग कर लिया और टेक्निक्स का उपयोग करते करते वो ऑटोमेटिकली ही कुछ टेक्निक्स के तौर पर आज हम स्टडी कर सकते हैं। तो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी के अंदर कौन सा आएगा, काफी पुराना या काफी प्राचीन टाइम का जो टेक्निक्स है उनको जिनको हम स्टडी करते हैं उसे हम कहेंगे एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी वाला पोर्शन कहेंगे या एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी स्टेजेस कहेंगे, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ है अर्ली हिस्ट्री एज रिलेटेड टू द फूड एंड शेल्टर इंक्लूडिंग डोमेस्टिकेशन। यानी कि जहां से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई वो भी क्या थी, एक टेक्निक की थी उस टाइम की, क्योंकि हमें पता है कि आदिवासी जमाने में लोग जो हैं वो पहले काफी टाइम पर पहले कैसे रहते थे, उनको ना खाने की परवाह होती थी ना किसी और चीज की परवाह होती थी। धीरे धीरे उनको जरूरत महसूस हुई तो उनको फूड चाहिए था तो उनको पता चला कि प्लांट से जो है वो फूड हमें मिल सकता है या इसे हम खा सकते हैं। तो इसका मतलब धीरे धीरे जो है वो फूड की उन्होंने कैपेबिलिटी प्रोवाइड करके फूड बनाना, पकाना, ये सब कुछ उन्होंने टेक्निक्स जो है अपने आप उनकी जरूरत के हिसाब से सीखते गए। इसी तरीके से मकान में रहना, मकान बनाना, रहना, वो भी शेल्टर का निर्माण करना, ये सब जो चीजें हैं रहने के लिए जो शेल्टर का निर्माण करना और इंक्लूडिंग डोमेस्टिकेशन मींस जो बसावट आज हम देख रहे हैं हमारे आसपास की, हम सामाजिक तौर पे जुड़े हुए हैं, हमारे आसपास 10 से ज्यादा कितने सारे मकान जो हैं वो हमारे आसपास बने होते हैं, कितने सारे परिवार जो है वो हमारे यहाँ पे रहते हैं। तो ये डोमेस्टिकेशन या घर बसाना जो है, ये सब जो चीजें हैं वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। उसके बाद में अगर हम बात करें क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी की, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जो है वो एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी पर ही आधारित है, यानी कि जो फूड शेल्टर और जब डोमेस्टिकेशन हो गया तो उसके बाद में धीरे धीरे कुछ टेक्निक्स डेवलप करना शुरू किया और उसी टाइम पे कुछ साइंटिस्ट के नाम भी निकल के आए जिन्हें आज भी हम बुक्स के अंदर स्टडी करते हैं, जिसमें जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसमें शराब वगैरह का निर्माण किया जाता है, या फिर पाश्चरीकरण की जिसकी बात करें हम, पाश्चराइजेशन है, फर्मेंटेशन है, और उसके अलावा जो मेडिसिन है उनका फॉर्मेशन भी क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंदर किया जाने लगा। उसके बाद जो आज की टेक्नोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर क्या क्या एडवांस आ गया,
इसमें काफी सारी एडवांस आ गया। जैसे मैंने अभी कहा कि आज इस पेपर का हमारा नाम है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी एंड जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसका मतलब ये होगा कि ठीक है, टेक्निक्स बन गई, मेडिसिन बन गई, टेक्निक्स बन गई, मेडिसिन बन गई, और लेकिन मेडिसिन के बाद में आप क्या करने लग गए, और ज्यादा एडवांस हो गए, साइंटिस्ट वगैरह, रिसर्च वगैरह काफी सारे होने लग गए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर, और उसकी वजह से मैनिपुलेट किए जाने लगे, यानी कि जो जीन्स हैं उन जीन्स को मैनिपुलेट किया जाने लगा, उनको बदला जाने लगा, और जेनेटिक इन्फो और किसी ऑर्गेनिज्म की जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को चेंज किया जाने लगा, जिसकी वजह से जैसे गोल्डन राइस का नाम सभी ने सुना है। तो गोल्डन राइस में जैसे हमने नॉर्मल राइस के अंदर जो है वो कैरोटीन का जीन नहीं पाया जाता या बीटा कैरोटीन नहीं पाया जाता, तो उसके अंदर जब गोल्डन राइस का फॉर्मेशन करवाया गया तो वो किस तरीके से करवाया गया, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए करवाया गया, क्योंकि बीटा कैरोटीन का जीन जो है वो उसमें इंसर्ट करवाया गया और बीटा कैरोटीन के जीन को एक्सप्रेशन उनमें करवाया गया, जिसकी वजह से उन्हें गोल्डन राइस हम कहते हैं, और बीटा कैरोटीन उनके अंदर मौजूद होता है। तो ये क्या है, एक एग्जांपल है किसका, जेनेटिक इंफॉर्मेशन का। जेनेटिक इंफॉर्मेशन मैनिपुलेट करने का एक एग्जांपल है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी हम सिर्फ इतना ही जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी यानी कि पुराने समय में, जबकि फूड, शेल्टर और डोमेस्टिकेशन होना शुरू हुआ था। क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी जिसके अंदर फर्मेंटेशन, पास्चराइजेशन, इस तरीके की जो प्रोसेस है उनका फॉर्मेशन जो है वो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत माना जाता है। या मेडिसिन का जो प्रोडक्शन है करवाना शुरू हुआ था वो जो है वो क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी का ही पोर्शन माना जाता है। जबकि मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जैसे मैंने कहा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग का पोर्शन आने के बाद में जब जीन्स को मैनिपुलेट किया जाने लगा तो काफी ज्यादा रिवोल्यूशन आ गई, काफी ज्यादा क्रांतिकारी बदलाव जो है वो देखने को मिले, और बायोटेक्नोलॉजी जो है वो और भी एडवांस हो गई, जिसके अंदर जो है वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन चेंजेस करके काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट किया जाने लगा। जैसे ड्रोट रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बताया, एक एग्जांपल बताया कि हमारे रेगिस्तान के अंदर कुछ ऐसे प्लांट्स जो कि यहाँ पे उगाए नहीं जा सकते या जिनका प्रोडक्शन यहाँ पे नहीं करवाया जा सकता, उनका भी प्रोडक्शन बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके, यानी कि उनमें ऐसे जीन्स मैनिपुलेट कर दिए जाए या उनमें ऐसे जीन्स डाल दिए जाए उन प्लांट्स में जो कि ड्रोट रेजिस्टेंस हो, यानी कि उनके अंदर ड्रोट रेसिस्टेंट जीन्स डाल दिए जाए। ड्रोट रेसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, सूखा प्रतिरोधक। तो ड्रोट रेसिस्टेंट जीन्स उनके अंदर डाल दिया जाए तो वो क्या होंगे, नॉर्मली हमारे जो रेगिस्तानी या डेजर्ट एरिया है उनमें भी वो प्लांट जो है वो ग्रोथ कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके अंदर तो इस तरीके से बायोटेक्नोलॉजी के अंदर एंशिएंट बायोटेक्नोलॉजी, क्लासिकल बायोटेक्नोलॉजी और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद में जैसे हम देख पा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का इतना सब समझने के बाद में अगर हम इसको शॉर्ट में कहें कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, तो ऑल द टेक्निक्स, ऐसी सारी टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड, जो कि यूज की जाती हो जेनेटिकली इंप्रूव, यूज्ड टू जेनेटिकली इंप्रूव करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म को, एंड और एक्सप्लॉइट लिविंग सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए, बेनिफिट के लिए जिनका उपयोग किया जा सके, ऐसी टेक्निक्स जो है वो क्या कहलाती हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। उसके बाद में जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री और इंजीनियरिंग सबका जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है उसे हम क्या कह देते हैं, बायोटेक्नोलॉजी कह देते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे यहाँ हम हिस्टोरिकल प्री हिस्टोरिक टाइम, जिसको हम एंशिएंट टाइम बोल रहे हैं, तो वहां पे देख पा रहे हैं कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो काफी पहले से ही यूज किए जा रहे हैं फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए, बियर बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए काफी पहले से ही उपयोग किया जाने लगा है। और करंट बायोटेक्नोलॉजी की अगर बात करें हम, तो करंट बायोटेक्नोलॉजी जो है वो बेस्ड है किस पे, बेटर नॉलेज पे, और किसी ऑर्गेनिज्म का बेटर नॉलेज जो है वो अब हो चुका है। बेटर नॉलेज का मतलब क्या है कि उनका मोलिकुलर लेवल हमें पता है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस किस तरीके से होती है, एमआरएनए का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है, एमआरएनए प्रोसेसिंग किस तरीके से होती है। तो कुल मिला के जो मोलिकुलर मैकेनिज्म है, फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बायोकेमिकल जो प्रोडक्शन होते हैं वो किस तरीके से करवाए जाते हैं, या बायोकेमिस्ट्री का भी जो नॉलेज है वो अब काफी ज्यादा है। तो मैं कहूँ तो अगर हम मॉर्फोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बहुत सारे जो ब्रांचेज हैं उनका नॉलेज हमें काफी ज्यादा हो चुका है, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में हम अब काफी ज्यादा जान चुके हैं। तो उन सभी का उपयोग करके, उन सभी जो नॉलेज है उस सभी का उपयोग करके, टेक्निक्स को यूज करके उनको इंप्रूव करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है करंट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो ये कुछ
उसकी हिस्ट्री है 1750 बीसी के अंदर सुमेरियन ब्रू बियर का फॉर्मेशन किया गया था, और 500 बीसी के लगभग 500 बीसी के टाइम पे चाइनीज यूज मोल्डी सोयाबीन कर्ड एज एंटीबायोटिक टू ट्रीट बॉयज। कर्ड का, सोयाबीन का जो कर्ड था उसे उपयोग किया था उन्होंने एंटीबायोटिक के तौर पे। 1590 के अंदर जैकेरिस जेनसन ने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। 1675 ने ल्यूवेनॉक ने जो लिविंग सेल्स है उनकी डिस्कवरी की थी, बैक्टीरिया के बारे में जो उन्होंने बताया था। 1830 के अंदर प्रोटीन को डिस्कवर किया गया था। 1833 के अंदर फर्स्ट एंजाइम जो है वो आइसोलेट किया गया था। 1855 के अंदर जो है वो ई कोलाई बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया था। 1859 के अंदर चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के ऊपर पेपर पब्लिश करवाया था। 1864 में लुइस पास्चर ने यह बताया था कि जो ऑल लिविंग थिंग्स है वो प्रोड्यूस्ड बाय अदर लिविंग थिंग्स, जो दूसरी लिविंग थिंग्स होती है उनके जरिए जो है वो सभी जीवों का निर्माण होता है। यह उन्होंने लुइस पास्चर ने बताया था, जिसको हम स्वतः उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं, थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन जिसे हम कहते हैं। 1865 में एज ऑफ जेनेटिक बिगिन यानी कि 1865 से जेनेटिक्स का जन्म हुआ, जिसको हम 1910 के अंदर जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो प्रूव की गई। 1928 के अंदर फ्लेमिंग ने जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज, कुछ मोल्ड्स की जो है एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बताया। 1941 के अंदर जो बीडल और टोटम है उन्होंने वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो है वो प्रोड्यूस की है, उन्होंने थ्योरी प्रोड्यूस की। 1949 के अंदर सिकल सेल एनीमिया जो डेमोन्स्ट्रेट की गई कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो एक मॉलिक्यूलर डिजीज है, यह बताया गया। 1952 के अंदर जो है वेरिंग ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया गया। 1953 के अंदर डबल हेलिक्स मॉडल जो है वो रिवील किया गया डीएनए का, जो वॉटसन और क्रिक ने दिया था। 1967 के अंदर जेनेटिक कोड जो है वो क्रेक किए गए थे, हॉले, नीरेनबर्ग और खुराना जिनका नाम आता है। 1973 के अंदर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बताया गया। 1975 के अंदर फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पर रखी गई। 1975 के अंदर डीएनए सीक्वेंसिंग जो है वो डिस्कवर की गई, जिनकी भी हम स्टडी करेंगे आगे। 1975 में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का टेक्नोलॉजी का इंट्रोड्यूस की गई। 1978 के अंदर जीनटेक आईएनसी नाम की एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो एस्टेब्लिश की गई बायोटेक्नोलॉजी के लिए। 1978 में जीनटेक यूज जेनेटिक इंजीनियरिंग को उपयोग करना शुरू किया और ह्यूमिलिन का प्रोडक्शन किया, यानी कि इंसुलिन, जो ह्यूमन इंसुलिन है उसका प्रोडक्शन करवाना शुरू किया। 1978 में कैरीमुलिस ने जो है वो पीसीआर डिस्कवर किया। 1989 में जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बिगिन हुआ, शुरुआत की 1989 में। 1990 के अंदर फर्स्ट जीन थेरेपी का पहली बार यूज किया गया। 1990 के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया गया। 1993 में एफडीए जो है उन्होंने ट्रांसजेनिक फूड को सेफ घोषित किया या अनाउंस किया। 1994 के अंदर फ्लेवर शेवर टोमेटो जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर टोमेटो है। 1994 में फ्लेवर शेवर टोमेटो या फिर जीएम टोमेटो के नाम से जिसे जाना जाता है उसका निर्माण करवाया गया। 1996 के अंदर फर्स्ट मेमल क्लोन का निर्माण किया गया। 1990 के अंदर फर्स्ट कन्विक्शन यूजिंग जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के बारे का उपयोग किया गया। 1996 में जीन चिप का या डीएनए चिप का निर्माण किया गया। 1997 में फर्स्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करवाया गया। 1998 में ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स जो की ग्रोथ करवाई गई लेबोरेटरी के अंदर। 1999 में सेलेरा अनाउंस कंप्लीशन ऑफ ड्रोसोफिला जीनोम सीक्वेंस, उन्होंने ड्रोसोफिला जीनोम सीक्वेंस को कंप्लीशन को अनाउंस किया। 2000 के अंदर जो है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग जो है 90% कर ली गई। 2001 में जो है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इस तरीके से जो है वो बायोटेक्नोलॉजी का जो पूरी हिस्ट्री है इसके बारे में, क्योंकि आज की क्लास का टाइम कंप्लीट होने वाला है और ये ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा, इसलिए आज हमने इसके बारे में थोड़ा जल्दी जाना है। इनके बारे में पूरी तरह से हम नहीं बता पाए इस पूरी हिस्ट्री के बारे में, क्योंकि क्लासेस का टाइम जो है वो 40 मिनट या 45 मिनट बाद में क्लास जो है वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो इसलिए इस क्लास के लिए अभी तक हम इतना ही जाना है।